नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है एनसीआर एवं एफआईआर। एनसीआर के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होता है या उसके साथ गाली गलौज होता है तो वह व्यक्ति आनन फानन में थाना चला जाता है और शिकायत देकर निश्चिंत हो जाता है कि अब तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी ही। वह व्यक्ति यह नहीं देखता है कि पुलिस ने मेरे शिकायत पर एनसीआर दर्ज की है या एफआईआर। एनसीआर और एफआईआर में काफ़ी फ़र्क होता है। अधिकतर लोगों को यह फ़र्क पता नहीं होता है। खासकर इसी विषय पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल है। मैं शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। तो शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, एनसीआर क्या होता है? जब किसी अभियुक्त के खिलाफ थाना में एनसीआर दर्ज होता है तो पुलिस मामले की जांच क्यों नहीं करती है? क्या एनसीआर के मामले में अभियुक्त को सज़ा दिलवाई जा सकती है? यदि हाँ, तो सज़ा दिलाने की प्रक्रिया क्या है? नमस्कार। जैसा आपने मेरे से पूछा है कि एनसीआर क्या होता है, तो एनसीआर होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट उन मामलों में दर्ज की जाती है जहां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। सीआरपीसी के अनुसार जो अपराध हैं, अपराध को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं और असंज्ञेय अपराध को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। नॉन कॉग्निजेबल अपराध या असंज्ञेय अपराध वो हैं जो मामूली विवाद पर उत्पन्न होते हैं या जिनकी प्रकृति जो है वो गंभीर नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, तू मैं हो गई, तो इस तरह के जो अपराध हैं, या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, जिन हाथापाई हो गई, लेकिन जो गंभीर प्रकृति के नहीं है, जिन अपराधों में बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको असंज्ञेय अपराध कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और उसके लिए जो जब थाने में जाते हैं और हम ऐसी किसी घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज करते हैं और तो पुलिस उसमें गंभीरता को देखते हुए उस अपराध पर निर्णय करती है कि वो एफआईआर की जाएगी या एनसीआर की जाएगी। हालांकि उसमें जब कोई भी अपराध होता है तो उसमें जब चोटें आती हैं तो पुलिस क्या करती है कि अगर किसी व्यक्ति को चोटें आई हैं तो उन चोटों का मुआयना कराती है। डॉक्टरी जांच होती है, मेडिकल होता है, एमएलसी होती है, और एमएलसी में बताई जाती है कि वो चोटें किस प्रकृति की हैं, गंभीर प्रकृति की हैं या सामान्य हैं। तो अगर सामान्य है तो उसमें एनसीआर दर्ज होगी और गंभीर चोटें हैं तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी। तो उन आधारों पर जहां पर सज़ा मामूली सज़ा है, बहुत कम सज़ा है या 2 साल से कम की सज़ा है, ऐसे ज़्यादातर अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया है, जहां 2 साल या उससे कम की सज़ा का प्रावधान है। तो उन अपराधों में जो है पुलिस एनसीआर दर्ज करेगी और जिनमें 2 साल से अधिक की सज़ा है उन अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, संज्ञेय माना जाता है। तो उनमें ज़्यादातर एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि कुछ अपराध ऐसे हैं जो जिनमें सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है लेकिन फिर भी उन्हें वो बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं होते, उससे किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शारीरिक हानि ज़्यादा नहीं होती है, तो उन्हें सामान्य अपराध माना जाता है। तो वो अपराध भी नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, तो उनमें वो एनसीआर काटती है। और जहाँ पर एनसीआर होती है तो वहाँ पर पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, शांति व्यवस्था भी कायम करनी है, अपराधों को रोकना भी है, इन्वेस्टिगेशन भी करना है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्रोविज़न किया गया है कि जहाँ पर एनसीआर होगी, सामान्य प्रकृति के अपराध होंगे, वहाँ पर पुलिस
न तो गिरफ्तारी डायरेक्ट करेगी, उसके लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी न्यायालय से, और ना ही उनमें वो जांच स्वतः ही प्रारंभ कर सकती है। जबकि गंभीर प्रकृति के अपराधों में उन्हें किसी न्यायालय से किसी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और वह जांच भी स्वयं स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जहां सामान्य प्रकृति के अपराध हैं उनमें पुलिस अपने जो बुद्धि बल है और समय है उसको गंभीर अपराधों के लिए बचा के रखती है। इसलिए ये संसद में जब ये एक्ट पास किया गया तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि छोटे छोटे सामान्य बातों के लिए पुलिस अपना समय बर्बाद ना करे, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कहा गया कि एनसीआर काट दी जाएगी वहाँ पर, और पुलिस जब उसकी रिपोर्ट वहाँ भेज देगी कोर्ट में, और कोर्ट जब उस पर कोई कॉग्निजेंस लेगी और कहेगी कि इसमें जांच होनी आवश्यक है या इसमें अरेस्ट आवश्यक है, तो वो आदेश करेगी, तब वो उस पर जांच प्रारंभ करेगा। शर्मा जी, एफआईआर क्या होता है? पुलिस एफआईआर कब दर्ज करती है? एफआईआर के तहत अभियुक्त को सजा दिलाने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जैसा मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया था कि जहां गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं वहां पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो अगर मान लीजिए चोरी है, डकैती है, मर्डर है, रेप है, तो लूट है, जहां पर गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जहां किसी व्यक्ति को चोटें ज़्यादा आई हैं या कोई और अन्य अपराध किया गया है जो दंड प्रक्रिया संहिता में गंभीर प्रकृति का है, चाहे वो किसी व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध अपराध हो या किसी समाज के विरुद्ध अपराध हो या अन्य तरह किसी तरह का अपराध हो जिसे गंभीर प्रकृति का माना गया है, जिससे समाज को खतरा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो ऐसे अपराधों में पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत ही वो जो अपराधी हैं उन अपराधियों की खोजबीन शुरू कर देती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का कार्य करती है। साथ के साथ उसमें जांच प्रारंभ कर देती है, और जांच प्रारंभ करके वो जितने भी साक्ष्य होते हैं उस अपराध से संबंधित, उन सभी साक्ष्यों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, जिन व्यक्तियों ने वो अपराध किए हैं उनके विरुद्ध एक चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में। और कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होती है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेके अपना न्यायालय अपना मुकदमा शुरू कर देती है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में जो न्याय व्यवस्था है वो चलती है। तो जहाँ एफआईआर दर्ज है, अगर मान लीजिए किसी ने किसी के सर में एक डंडा मारा और उस डंडे की वजह से उसके सर में गहरी चोट आई, या किसी ने किसी को चाकू मार दिया, या किसी ने गोली मार दी, या किसी ने किसी का रेप कर दिया, या वो कोई व्यक्ति डकैती की योजना बना रहा है या बम ब्लास्ट की योजना बना रहा है, तो ऐसे जहाँ पर समाज को खतरा है, अगर कोई व्यक्ति हथियार खरीद रहा है और उनको पता लगती है कि उन्होंने हथियार खरीदे हैं, बम ब्लास्ट करने जा रहा है, उसने विस्फोटक खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस तुरंत एक्टिव होगी, सूचना मिलती है और एफआईआर दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी। तो कई बार अपराध होने के बाद सूचना जाती हैं, जैसे मर्डर है, तो मर्डर जब हो जाएगा या किसी ने किसी को गोली मार दी है, किसी ने चाकू मार दी है या तलवार मार दी, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध होने के बाद उनके पास सूचना जाएगी। कई बार क्या होता है कि पुलिस के अपने सोर्सेज होते हैं, उन्हें पता लगता है कि कोई व्यक्ति विस्फोट करने की तैयारी कर रहा है इंटेलिजेंस के द्वारा, या कोई व्यक्ति डकैती की प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पहले से भी कार्यवाहियाँ कर सकती हैं और उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनकी जाँच प्रारंभ करके और उन लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं। और अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल भेजने का कार्य जुडिशियल कस्टडी में देना है। और फिर जब वो पूरी जांच हो जाती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है, संपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर जो जो व्यक्ति उस अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं उन सब के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है। उसके बाद उस पर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेती है और न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करती है। शर्मा जी, हम दर्शक की तरफ से जानना चाहते हैं कि बहुत सारे संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे कि निर्भया कांड हुआ था, और देश में बहुत सारे होते हैं जिसमें कि राजनीतिक दल भी कूद जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, बहुत एनजीओ वगैरह आ जाते हैं, देश में पूरा आंदोलन हो जाता है, या कोई
साधारण परिवार से भी होते हैं जहाँ की वो मर्डर कर देते हैं या बलात्कार होता है, हत्याएं होती है। तो इस केसेज में क्या सरकार सारे खर्च वहन करती है कि जो पीड़ित है या घायल है उसे वहन उठाना पड़ता है? क्या है इस मामला, जरा थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए कृपानंद जी, जैसे कोई भी एफआईआर दर्ज होगी या कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध होगा, कोई भी संज्ञेय अपराध होगा, चाहे वो मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, रेप हो, बम ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, जहाँ भी संज्ञेय अपराध है, जहाँ एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें जो केस बनता है वो स्टेट के अगेंस्ट बनता है, क्योंकि जो अपराध है, अपराध स्टेट के अगेंस्ट है। क्यों, व्यक्ति के अगेंस्ट तो होता ही होता है, लेकिन वो उसका जो केस होता है, जैसे ही व्यक्ति का काम ये है कि वह केवल बतौर वादी या बतौर इन्फॉर्मेंट वो सूचना देता है कि ये अपराध हुआ है। वो पीड़ित होता है, लेकिन वो सूचना देता है पुलिस को कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, और जैसे ही उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो सारी जिम्मेदारी जो है इन्वेस्टिगेशन से लेकर सब कुछ, उस केस को प्रूव करने तक की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। और पूरी सरकारी मशीनरी, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, आपने देखा होगा कि जैसे एक सिविल टाइप के केस होते हैं, क्रिमिनल टाइप के केस होते हैं, तो सिविल केसेस में जो वादी है, प्लेंटिफ है, जो न्यायालय में गया है, वही अपनी पैरवी करता है, वही अपना वकील करता है, वही अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वहाँ कोई सरकारी मशीनरी उसका साथ नहीं देती, वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर उसे सरकार से भी कोई सबूत मंगाना है तो वो न्यायालय के माध्यम से अपने खर्चे पर वो सबूत मंगाएगा। लेकिन जहाँ कोई अपराध का मसला होता है, तो उन अपराधों में, और वो भी अगर संज्ञेय है, गंभीर प्रकृति का है, तो वो एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित केवल कंप्लेनेंट जो है, शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता तो रहेगा, लेकिन शिकायतकर्ता की जो भूमिका है वो एक साक्षी के रूप में है कि जब उसको बुलाया जाएगा अपने केस के बारे में बताने के लिए, तो वो आएगा और उसके साथ क्या घटित हुआ है वो उसकी जानकारी देगा। और साक्षी को भी जब बुलाया जाता है तो सरकार की तरफ से उसके आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है। गवाह होते हैं, गवाहों को सब खर्चा दिया जाता है। तो कंप्लीट जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है, वो सरकार वहन करती है, राज्य वहन करती है, क्योंकि वह स्टेट के अगेंस्ट अपराध हैं। और अगर कोई पीड़ित अपना पक्ष रखने के लिए अपना व्यक्तिगत तौर पर कोई वकील नियुक्त करना चाहता है, तो वो अपना नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, वो नियुक्त करेगा। लेकिन वह वकील भी जो सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अभियोजन अधिकारी है, वह उस अभियोजन अधिकारी को असिस्ट करेगा, उसकी सहायता करेगा, और उनकी परमिशन के साथ ही वो उस केस में सहायता करेगा। जो भी उनको अपनी सहायता देनी है, चाहे लीगल देनी है, चाहे एविडेंस के तौर पर देनी है, कोई भी है, वो उस अभियोजन अधिकारी की हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभियोजन अधिकारी हमेशा वहाँ मौजूद रहेगा सरकार की तरफ से, और वही पूरा केस प्रस्तुत करेगा, वही गवाहियाँ कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपना वकील रखना चाहता है, उसे लगता है कि पता नहीं सरकारी वकील मेरा पक्ष को ढंग से रख पा रहा है या साक्ष्य ढंग से रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, तो वो स्वतंत्र है, वो अपना वकील रख सकता है। लेकिन वह वकील भी उनकी जो अभियोजन अधिकारी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनके साथ मिलकर ही उस केस को आगे बढ़ाएंगे। शर्मा जी, हमारे दर्शक का बराबर फ़ोन आते रहता है कि हमें ये सलाह चाहिए फैमिली मैटर पर, ज़मीन विवाद पर। तो आप हमारे दर्शक को अपना नंबर दीजिए और उनकी कैसे आप सलाह, कैसे उनको सहायता करेंगे, कानूनी मदद करेंगे, ज़रा उनको बताइए। देखिए, अगर किसी दर्शक को मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मेरा नंबर है 9899234777, मतलब 9899234777। तो इस नंबर पर संपर्क करके वह मेरे से सलाह ले सकते हैं। अब सलाह लेने के लिए कुछ तरीके हैं कि अगर मान लीजिए छोटी मोटी सलाह है तो वो हम दर्शकों को मुफ्त में दे देंगे। लेकिन अगर उनको डिटेल्ड में अगर कोई सलाह की आवश्यकता है तो उसके लिए दो तरीके हैं कि या तो वह
मेरे इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आकर मिल सकते हैं दिल्ली में और मेरे साथ बातचीत करके अपनी सलाह ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वह जो भी जिस विषय पर भी सलाह लेना चाहते हैं उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर और जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके व्हाट्सएप करके मुझे भेज सकते हैं और हम उन्हें रिटन में लिखित में जो भी उनकी सलाह होगी, जो भी उनकी समस्या का निदान होगा वो उनको भेज देंगे, एडवाइस भेज देंगे, कंसल्टेंसी। लेकिन उसके लिए फिर हमारा चार्जेस होंगे जो उनको पे करने पड़ेंगे। तो वो पहले एक बार हमसे छोटी मोटी अगर कोई सलाह है तो वो हम मुफ्त दे देंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई विशेष उनको कानूनी सहायता की ज़रूरत है, कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से या अपॉइंटमेंट के द्वारा मेरे से मिल सकते हैं और मैं उनको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका ऑलरेडी वकील होता है, लेकिन उस संदर्भ में भी वो कुछ अपना वकील से चला लेना चाहते, इस पर आप क्या करना? नहीं, देखिए, अगर उनका अपना वकील है तो इस बात में अगर वकील सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उनको मेरी सलाह की ज़रूरत है और मेरी सहायता की आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्हें डिटेल्ड में अगर कोई सहायता चाहिए या सलाह चाहिए तो उसके लिए तो मुझे चार्जेस देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी अपना समय, वक्त और अपना बौद्धिक संपदा उनको दे रहा हूँ, तो उसके लिए एक जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो तो मुझे लेने ही हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमारे दर्शक को बहुत अच्छी तरह अपनी कंसल्टेंसी के बारे में बतलाए और हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। साक्ष्य के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट एवं घटना का वीडियो क्लिप एनसीआर या एफआईआर के मामले में किस तरह से अभियुक्त को सजा दिलाने में कारगर साबित होता है? देखिए, जो वीडियो क्लिप है वो अपने आप में साक्ष्य है, क्योंकि कोई मतलब किसी भी मामले में किसी मोबाइल से या किसी कैमरे से अगर रिकॉर्डेड है तो वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। जितनी भी हमारी जिला अदालतें हैं या उच्च न्यायालय हैं, सभी ने इस बात पर बहुत सारे जजमेंट दिए हैं कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो सब ग्राह्य होती हैं, एडमिसिबल होती हैं और उनके आधार पर अगर अपराध बनता है और उसमें पता लगता है कि हाँ ये अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरह का अपराध है। अगर संज्ञेय अपराध है तो जैसे मैंने बताया कि गंभीर प्रकृति के हैं तो जो हमारी भारतीय दंड संहिता में तो जो भी उसमें अपराध की दंड दिया गया उसके आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। और अगर असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें जो उनकी दंड विधान में जो दंड दिया गया है, निर्धारित किया गया है, वो उसके आधार पर दंड दिया जाएगा। तो अगर जैसे जब मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि जहाँ तक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सवाल है कि 2 वर्ष से कम सज़ा वाले जो अपराध हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं। तो उसमें जितनी सज़ा का प्रावधान है उतनी सज़ा उनको मिलेगी। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई एविडेंस है कि कोई वीडियो क्लिप है जो किसी कैमरे से शूट की गई है या किसी मोबाइल फ़ोन से शूट की गई है या किसी और अन्य रिकॉर्डर है, क्योंकि आजकल स्पाई कैम वगैरह भी आते हैं, तो उसके द्वारा भी अगर वो शूट की गई है तो वो भी एडमिसेबल है और उसके आधार पर भी बिल्कुल निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। लेकिन वो सज़ा कितनी होगी वो उस अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि वो गंभीर प्रकृति का है या सामान्य प्रकृति का है, तो उसके आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। और तो मेडिकल का, हाँ, उसमें मेडिकल का जो साक्ष्य है तो मेडिकल का साक्ष्य यह बताता है जैसे एक अपराध हुआ तो वीडियो में तो केवल ये शूट होगा कि किसी ने किसी को मारा, उसके चोट आई, लेकिन जो एमएलसी है, जो डॉक्टर उसको जांच करके बताएगा
कि वो जो चोट है वो कितनी गंभीर है या सामान्य प्रकृति की है। तो वो गंभीर प्रकृति की है तो गंभीर प्रकृति के आधार पर दंड मिलेगा, और सामान्य प्रकृति की है तो सामान्य के आधार पर। तो एमएलसी का, और एमएलसी उसकी चोटों की गंभीरता को बताती है। एमएलसी से ये प्रूव नहीं होता है, ये तो पता लगता है कि किसी व्यक्ति को जो चोटें आई हैं वो सामान्य प्रकृति की हैं या गंभीर प्रकृति की है, लेकिन एमएलसी किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर सकती कि वह चोटें किस व्यक्ति के द्वारा दी गई हैं। वह अन्य साक्ष्यों के द्वारा बताई जाती हैं, चाहे वो प्रत्यक्षदर्शी या गवाह हों, व्यक्ति जिन्हें आई विटनेस हम बोलते हैं, तो वो हों, या जैसे आपने मेरे से कहा कि सीसीटीवी फुटेज है या कैमरे के द्वारा कोई वीडियो क्लिप ली गई है, तो उसके द्वारा उन्हें प्रूव किया जाएगा। लेकिन उसमें ये है कि वीडियो क्लिप जब हम कोर्ट में पेश करते हैं तो उसकी ग्राह्यता के लिए या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस डिवाइस से वो वीडियो शूट किया गया है वो वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, या अगर उसको कॉपी की गई है तो एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट जाता है, वो उस व्यक्ति के द्वारा जाता है जिस व्यक्ति ने उस ओरिजिनल डिवाइस से उसे कॉपी किया है। तो वो एक उसकी प्रतिलिपि तैयार की है, तो उसमें वो साक्ष्य देते हैं कि ये जो है ओरिजिनल डिवाइस से कॉपी किया गया है, और जिस कंप्यूटर से, संयंत्र से ये कॉपी की गई है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था और उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस बात का एक साक्ष्य भी देना पड़ता है। तो अगर ये देते हैं तो निश्चित रूप से वो है साक्ष्य जो है वो ग्राह्य है, एडमिसिबल है, और उसके आधार पर न्यायालय जो है दंडित करेगा। इसके लिए आपको कोई भी इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए कि वह इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता या न्यायालय में वो मान्य नहीं है। शर्मा जी, साधारणतया किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाना में जो शिकायत लिखवाई जाती है वह मुख्यतः 3 बातों को लेकर होती है। पहला, मेरे साथ मारपीट हुई है। दूसरा, मेरे साथ गाली गलौज हुआ है। तीसरा, मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। यह सारा घटना जब घर के बाहर अर्थात बाहरी परिसर में होता है तो पुलिस इस शिकायत को एनसीआर के तहत दर्ज करती है। लेकिन जब अभियुक्त पीड़ित के घर में घुसकर इसी घटना को अंजाम देती है तो पुलिस इसे संज्ञेय अपराध मानकर एफआईआर दर्ज कर देती है। हमारे दर्शक को बताइए कि ऐसा क्यों होता है, जब समान अपराध के लिए केवल घटना के जगह में अंतर होने से रिपोर्ट भी 2 तरह की बन जाती है, एक एनसीआर और दूसरा एफआईआर। कृपानंद जी, जैसा आपने मेरे से सवाल किया है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई घटना घर के बाहर हुई है तो वो संज्ञेय हो जाएगी, वो घर के बाहर हुई है तो असंज्ञेय हो जाएगी, और घर के अंदर हुई है तो संज्ञेय हो जाएगी। घर के अंदर की एक अलग बात है, लेकिन अगर घर के बाहर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो वह संज्ञेय की श्रेणी में ही माना जाएगा। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता में 511 सेक्शन है और उसमें तमाम सारे अपराध वर्णित हैं, और प्रत्येक अपराध की उन्होंने परिभाषा दी गई है कि कौन सा अपराध कब माना जाएगा, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट हैं, किस बात की, जब कोई कार्य होगा तो वह कब उसे संज्ञेय माना जाएगा, कब उसे असंज्ञेय माना जाएगा। तो चाहे वो घर के बाहर हुआ हो या घर के अंदर हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो वो संज्ञेय की श्रेणी में ही गिना जाएगा, चाहे वो घर के बाहर ही क्यों ना हुआ। जैसे आपने मेरे से कहा कि आमतौर पर मारपीट की, झगड़े की या गाली गलौज की बात होती है। अगर सपोज गाली गलौज होता है तो गाली गलौज होना एक सामान्य घटना है,
वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी। मारपीट होती है तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मारपीट होती है और उस मारपीट में चोटें भी आती हैं तो उसकी एमएलसी होगी। मान लीजिए आप सड़क पर दो व्यक्तियों में, दो पक्षों में झगड़ा हुआ, उनके बीच में मारपीट हो गई। मारपीट में ये वो धक्का मुक्की हुई, वो गिर पड़ा, खुरचट आई, गए, डॉक्टर ने उसकी जांच की और जांच के बाद पाया कि जो चोटें हैं वो सामान्य हैं। तो वो सामान्य में भी ये देखा जाएगा कि सामान्य चोटों में भी क्या वो संज्ञेय में आता है या असंज्ञेय में आता है। अगर वो असंज्ञेय में तो असंज्ञेय में। अब मान लीजिए किसी को चोट भी नहीं आई है, कोई सिर्फ किसी ने थप्पड़ मारा और थप्पड़ से चोट तो नहीं आएगी थप्पड़ से, तो वो असंज्ञेय की श्रेणी में रखेगा। और अगर मान लीजिए चोट आई है तो काफ़ी ब्लीडिंग हो गया तो वो असंज्ञेय की श्रेणी में आ जाएगा। सपोज अगर किसी का सड़क पर कोई व्यक्ति है और किसी ने उठा के झगड़ा किया और झगड़े में उसको उठा के डंडा मार दिया या ईंट मार दी। अब ईंट उसके सर में लगती है और उसके सर में गहरा गड्ढा हो जाता है, खून बहने लगता है। तो वो जब एमएलसी होगी तो एमएलसी में वो 308 का मुकदमा बनेगा। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है या मान लीजिए किसी ने घूंसा मारा और घूंसे में किसी व्यक्ति का दांत टूट गया अंदर, तो भी वो संज्ञेय की श्रेणी में आएगा। तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही मुकदमा दर्ज होगा, भले ही वो घर के बाहर क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर हो रहा है तो वो संज्ञेय में है, असंज्ञेय है, और घर के अंदर है तो वो संज्ञेय है। घर के बाहर भी हो चाहे घर के अंदर हो, दोनों ही कंडीशन में अपराध की गंभीरता, उसकी जो मेडिकल एविडेंसेस हैं या अन्य जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर निर्धारित होगी कि कौन गंभीर प्रकृति का है, कौन नहीं है। हाँ, घर की अंदर एक बात ये जरूर आती है कि किसी के घर में भी घुसना, ट्रेसपासिंग, जबरदस्ती घुसना भी एक अपराध है, और वह अपराध जो है वो संज्ञेय प्रकृति का है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा, उसने चाहे मारपीट की या नहीं की, या गाली दी या नहीं दी, तब भी वो संज्ञेय की श्रेणी में आ गया, क्योंकि जबरदस्ती किसी के घर में घुसना भी अपराध है आईपीसी के तहत। तो उस अपराध को, क्योंकि वो अपने आप में एक अपराध है, तो उसके साथ अगर गाली गलौज भी की गई है और सिर्फ तू मैं भी हुई है, तो वो भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि एक अपराध, कई बार एक के साथ कई सारे अपराध होते हैं, कई सेक्शन जुड़ जाते हैं। तो अगर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो वो पूरा का पूरा जो है वो कॉग्निजेबल में आ जाएगा, और अगर सारे के सारे सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल में आएगा। तो इस तरह से, चूंकि जैसे आपने मुझसे घर की बात कही थी, तो घर में जबरदस्ती घुसना, ट्रेसपासिंग करना भी अपने आप में एक अपराध है और वह एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए घर में अंदर घुस के गाली गलौज देने पर वो एक धारा हाउस ट्रेसपास की जुड़ जाएगी, तो जिसकी वजह से वो सारे अपराध संज्ञेय हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि घर के बाहर अपराध हो रहा है या घर के भीतर हो रहा है तो घर के बाहर जो सारे अपराध होंगे वह असंज्ञेय होंगे। अगर घर के बाहर मैंने किसी को गोली मार दी तो वो संज्ञेय हो गया। मैंने किसी का सर फाड़ दिया, संज्ञेय हो गया। अगर किसी ने, अब जैसे अभी निर्भया का आपने जिक्र किया था पिछले दिन सवाल में, तो निर्भया का जो रेप था वो घर के अंदर नहीं था, वो बाहर था, बस में हुआ था और बस से उसे मारपीट के फेंका गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो असंज्ञेय था, वो संज्ञेय ही था, वो कॉग्निजेबल था, और उसमें जो सजा हुई है वो सब कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुई है। तो यह एक भ्रांति है कि घर के अंदर अपराध हो रहा है तो वो संज्ञेय है और घर के बाहर हो रहा है तो वो असंज्ञेय है। उसमें एनसीआर कटेगी, उसमें एफआईआर दर्ज होगी। डिपेंड करेगा कि आईपीसी की किस धारा में या किस ऑफेंस में वो कौन सा अपराध हुआ है और वह अपराध जो है वो संज्ञेय या असंज्ञेय। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ भ्रांति है। इस भ्रांति को मन में नहीं रखना चाहिए।
डिपेंड करता है कि हमारे साथ अपराध क्या हुआ है। जो अपराध है, जिस प्रकृति का है, उसी के आधार पर आपकी एनसीआर और एफआईआर दर्ज होगी। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति आनंद फानन में थाना चला जाता है और शिकायत दर्ज कर देता है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है, मेरा जो किसी ने बेइज्जती कर दिया है, तो वो तो रिपोर्ट करा के थाना में कंप्लेन करा के चला आता है, शिकायत दर्ज हो जाती है, पुलिस दर्ज कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जो है कंप्लेन तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जांच नहीं करती है, ना किसी को उस अपराध के लिए किसी को सज़ा होती है। तो वह व्यक्ति अपना न्याय पाने के लिए क्या करे? देखिए, जैसे आपने बताया कि एक पीड़ित व्यक्ति है, वो आनंद फानन में थाने गया और वहाँ उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज भी कर ली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो शिकायत दर्ज की है, वो एनसीआर काटी है या एफआईआर दर्ज की है। तो जो भी है, अगर एफआईआर है तो एफआईआर, या एनसीआर है तो एनसीआर की हम कॉपी ले लेंगे। और अगर एफआईआर दर्ज है तो हम एक प्रार्थना पत्र वकील के माध्यम से कोर्ट में लगाएंगे, मतलब वकील हायर करेंगे और वकील हायर करने के बाद वकील के माध्यम से न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र लगाएंगे कि ये मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस उस पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे कि इतने दिनों में उन्होंने इस एफआईआर पे क्या जांच की, क्या साक्ष्य पाए या नहीं पाए। ये तो एफआईआर की बात आ गई। अब दूसरी रह जाती है एनसीआर की बात। तो अगर एनसीआर कटी है और हमें ऐसा लगता है कि अपराध जो हुआ है वो संज्ञेय प्रकृति का है, उसमें एफआईआर दर्ज होनी थी, पुलिस ने गलती से एनसीआर काट दी है, तो हमें कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र के साथ उसमें हमारे पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उन साक्ष्यों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि पुलिस के द्वारा ये गलती हुई है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय एनसीआर दर्ज कर दी है। तो इसमें पुलिस को डायरेक्शंस दिए जाएं, तो वो धारा 156(3) में डायरेक्शन भी कर सकती है कोर्ट पुलिस को कि इसमें उनकी जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास सारे साक्ष्य हैं, अवेलेबल हैं, और तो आप उन्हें कोर्ट में 200 की कंप्लेंट फाइल करके प्राइवेट जो कंप्लेंट होती है उसमें उसको चला सकते हैं और उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर उसमें संज्ञान लेगी और वो संज्ञान लेकर उसमें जो अपराधी हैं उनको सम्मन कर सकती है। तो इसमें ये एक तो कंप्लेंट की प्रक्रिया हो गई, एक 156(3) के माध्यम से एफआईआर की प्रक्रिया हो गई, और एक ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, वो इस बात के लिए पुलिस से पूछ सकता है न्यायालय कि भाई आपने जांच अभी तक क्या की, क्या नहीं की, कहाँ तक जांच पहुँची है, क्या सब नहीं हुआ। तो वो चीज़ें जब पूछेगी तो जो आईओ है या पुलिस अधिकारी है वो आकर अपना रिपोर्ट देगा कि भाई इस एफआईआर में जिस दिन से ये एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन के बाद से मैंने आज तक क्या क्या किया है, क्या क्या साक्ष्य लिए हैं, क्या चीज़ें पाई हैं, क्या चीज़ें नहीं पाई हैं, वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा और कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली जैसा अपराध बनता होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें आदेश पारित कर सकता है। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी, आपने मुझे मौका दिया इस चर्चा में शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।